नमस्कार दोस्तों। जो पॉडकास्ट है वो ये है कि अकेले खुश कैसे रहें। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो आज इस पे हम बात करेंगे, इस प्रॉब्लम पे, कि जो अकेलेपन की ये प्रॉब्लम है, मेरी जो जर्नी क्या रही है इसमें। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसके क्या पॉसिबल विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने आप को सही कर सकते हैं, और ये क्या आपको करवाता है। ये इतना पावरफुल है कि आपसे ऐसी ऐसी चीजें करवाता है, इसकी कोई हद नहीं है। तो आज इस पर हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। करीबन आज से 12 साल पहले, 12-13 साल पहले की बात है। पंद्रह साल की उम्र होने वाली थी। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे ही मैं एंटर हुआ किशोरावस्था में, टीनेज में, मतलब 15 साल पहले की बात है ये। 15 साल की उम्र होने वाली थी मेरी। जैसे ही मैं मतलब एंटर हुआ उसमें, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक सडन लोनलीनेस मेरे अंदर आने लगी। अब मेरे घर वाले जो हैं, उनके साथ सीन ऐसा है कि शुरू से ही मेरे फादर और मदर की आपस में बनी नहीं। अब जब बनी नहीं तो लड़ाई झगड़ा हुआ। जब लड़ाई झगड़ा हुआ, कई बार मारपीट भी हुई। तो वो सब मैं देख देख के बड़ा हुआ। ऑल्दो मेरे घर वाले मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट तो नहीं, रेस्पेक्ट तो किसी की नहीं करते घर वाले बट मतलब मानते हैं मेरे को, मतलब प्यार करते हैं मेरे से। बट उस समय वो चीज़ मैंने मिस आउट कर दी, क्योंकि अब आप बुढ़े हो गए हो, तो अब तो आपको अकल आएगी शायद। तो वो अकल अब आ गई, पहले नहीं थी जब जवानी थी सबकी। तो घर पे कोई रहता नहीं था, मैं अकेले घर पे रहता था। पूरे दिन किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता रहता था। संगीत का एक साथ था। सीडी लाता था, 2009 की बात है। सीडी वगैरह लाता था, सीडी लगा देता था टेप रिकॉर्डर में, सीडी चलती रहती थी। एक एक गाने किशोर कुमार के मैंने कई बार सुन रखे। आज भी मुझे सारे लिरिक्स याद है। मेरा फाउंडेशन वहीं से बना था, संगीत का। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की सीडियाँ, ये सब मैं सुनता रहता। नए गानों में के उस समय दिल इबादत आता था, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते थे उस वक्त, तो वो सब मैं सुनता रहता था। और पूरा दिन मेरा ऑलमोस्ट समझ लीजिए, सुबह में उठता था, गाना सुनता था और सो जाता, खाना पीना खा के। गाना, खाना और मतलब लिसनिंग, देन सिंगिंग, देन डूइंग रियाज। क्योंकि मेरे सर भी आते थे। फॉर्चुनेटली फाइनेंशियली मेरी फादर ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो वो चीज़ नहीं थी कि हम पैसा नहीं देंगे, बट ये चीज़ नहीं थी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशंस, उसमें कहीं ना कहीं लैक हुआ। और मैं उनको, ये मत सोचिए आप लोग कि मैं उनको इस वीडियो के थ्रू ब्लेम दे रहा हूँ, क्योंकि शायद उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जो भी मेरी जर्नी रही है, जो भी आने वाला था, जो भी मुझे मिलने वाला था, उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनका। तो मेरे सर आते थे, मुझे पढ़ा के चले जाते थे। हफ्ते में एक बार आते थे। तो पूरे दिन मैं अकेले रहूं, गाने वाने सुनूं, तो अकेलापन फील होता था। अच्छा, आप लोगों के अंदर तो फिर भी मम्मी पापा रहते होंगे। एक डिफरेंस ये था कि आपके यहाँ मम्मियाँ थीं, हमारे यहाँ मम्मियाँ नहीं थीं। हमारी मम्मी काम करने जाती थी, मेरी मम्मी डॉक्टर है। तो वो अपना पेशेंट देखने सुबह चली जाती थी 8 बजे, रात में आती थी 11 बजे। तो उनका बड़ा खतरनाक शेड्यूल था, बड़ा खतरनाक। मतलब
और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग थे हम लोग, मतलब बहुत नहीं, मतलब कह सकते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, हम अपर मिडिल क्लास पे कह सकते हैं आता था मतलब। तो होंडा सिटी ये सब वगैरह वहाँ तक 10 लाख 12 लाख कार वगैरह, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ऑडी वगैरह खरीद ली, उतनी लग्जरी हमने पाई नहीं है। ऑल्दो मेरे घर वाले अभी भी उतनी लग्जरी के लिए पागल है, पर मैं हूँ नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ ने मेरा उसके बाद पॉइंट अलग हो गया। 16 साल की उम्र मुझे आज भी याद है, मैं सुबह उठता था, अपनी बालकनी से बाहर झांकता था, नीचे देखता था, अंदर एक बेचैनी होती थी, बताता नहीं था क्योंकि कोई बताता नहीं। तो एज यूजुअल माइंड की एक फितरत होती है, माइंड ने सजेस्ट किया कि गर्लफ्रेंड बना लो। तो मैं, हमारी एक टीचर थी और वो उनका सरनेम अरोरा था, एंड शी वॉज 20 year old एट दैट टाइम। दैट टाइम शी वॉज हॉट, नाउ शी इज, आई डोंट लाइक, अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टॉक किया था उनको, 3 साल पहले के बाद, बच्चे हो गए उनके अभी। नाम तो कोई बताऊंगा नहीं तो उखाड़ कोई कुछ पाएगा नहीं। एनीवे, तो 15 साल की उम्र में मैं उनके पास जाता था और मतलब उनसे बातें करता था। रोज़ जाऊँ, ऊपर ही रहती थी, मैं नीचे रहता था। पहला मतलब ऐसी लड़की मेरे को मिली जो ऐसा लगता था ये बहुत समझदार है, मुझे अंदर से लगता था कि ये बहुत समझदार लड़की है, और मुझे समझदार लड़की बहुत अट्रैक्ट करती थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था ये मेरे को संभाल लेगी। और मतलब वो इमेच्योर लड़कियां मेरे को समझ नहीं आता था, मतलब इमोशनली जो समझे और थोड़ा बुद्धि अच्छी हो, वैसी लड़कियां मुझे शुरू से पसंद आती थी। तो कुछ लड़कियां होती नहीं कि चलो नीचे चलो, फोटो खींचना है ये वो, और मतलब फिर मतलब ठीक है, मतलब एक करना चाहो आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ये था कि शी वॉज रियली इंटेलिजेंट एंड शी वॉज माई टीचर। बाद में पता चला इंस्टाग्राम के मीम्स के थ्रू, अभी तो मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया है क्योंकि ऐसा लग रहा था जिंदगी नर्क हो गई है। इंस्टाग्राम की थी जो रील्स के थ्रू मुझे पता चला कि ये साला क्रश सबको होता था, ये टीचर वाला क्रश। अच्छा, बहुत सारी चीजें मुझे अभी पता चली हैं। जैसे आपको भी लग रहा हो कि शक्तिमान सब देखते थे और सब शक्तिमान को देख के, मुकेश खन्ना को देख के रो रहे हैं। मैं भी देखता था, हमारे यहाँ भी शक्तिमान आता था, हम 1 रुपये दे के जाते थे, बैटरी से टीवी चलती थी, उससे देखते थे। आज तो मैं देखता हूँ इतना गंदा VFX है उसका, जिसकी कोई हद नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे मेरा फ्रेंड है, उसकी बात याद आ गई। कहता क्या है, कहता है साला यार उसका मैं नाम नहीं लूंगा। अभी हम लोग शक्तिमान देख रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, हम शक्तिमान देख रहे थे। कह रहा था शक्तिमान की एस कितनी उठी हुई है। मैंने कहा साले तुम यही देखोगे। बट एनीवे, अगर आप देखें तो थोड़ा वो हिप्स को उठा के चलते थे शक्तिमान पीछे से। बट एनीवे, आई एम नॉट जोकिंग, मुकेश खन्ना का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो मुकेश खन्ना हमारी चाइल्डहुड के बहुत सर्वप्रिय अभिनेता हैं, तो उनको एक रिस्पेक्ट है। वो उठा के चलते थे, तो अब वो क्या करें, वो एक अलग चीज़ है। तो हम 1 रुपये की बैटरी दे के देखते थे। बट एनीवे, मैं इसी स्टोरी पे रहता हूँ। तो जो मेरी अरोरा टीचर थी, अब यार मैं नाम नहीं लूँगा क्या पता गलती से निकल आए, ठीक है। तो मैं रोज़ जाता था, रात में आता, मुझे उससे अट्रैक्शन होता। रात में सो रहा हूँ तो मतलब उनके चेहरा आ रहा है, याद आ रहा है यार, लड़की है यार, सही, मतलब मज़ा आ गया लाइफ में। और इतनी ज़्यादा लोनलीनेस थी कि उसको देखते ही मेरे को प्यार हो गया कि यार ये लड़की अगर ज़िंदगी में मिल जाए। ऑल्दो इतनी कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी वो, बट ठीक है, मतलब मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो 2015 में, सॉरी 2015 नहीं, जब मैं 15 का था, सॉरी जब मैं 15 साल, दिस वॉज 2008 एक्चुअली। जब मैं 15 साल का था तो रोज मैं जाऊं उनके पास बैठूं। फाइनली एक दिन
मेरे को कुछ लिखा, मतलब मैं लिख रहा था कुछ, तो उन्होंने मेरा पेन लिया और वो अपना लिखने लगी। तो मैंने उनसे पेन छीन लिया, और जब मैंने उनसे पेन छीना तो उनके हाथ को मैं टच कर लिया, मतलब ऐसे पकड़ के, टाइटली पकड़ के फिर पेन छीना। और लिटरली ये सब कुछ सच है। तो उनको समझ में आया कि कुछ इश्यू चल रहा है, मतलब इसके साथ। वो लड़की को समझ में आ जाता है। तो बोलती तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, गाना सुनाओ कोई। तो मम्मी ने तुम्हारी बताया तुम गाना बड़ा अच्छा गाते हो। अच्छा, एक बार वो नीचे आई तो उन्होंने, मेरी मम्मी बैठी हुई थी, और मेरी मम्मी बड़ी तेज है, ये सब समझ जाती हैं कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में। और मेरी मम्मी ने ये 5 साल तक हॉन्ट किया था इस बात से मुझे। वो क्या बात मैं बताता हूं। तो मम्मी ने टी शर्ट दिलाई मुझे, और टी शर्ट पहन के मैं खड़ा हुआ था। तो वो भी आ गई नीचे, मैम मेरी। अब वो मकान मालिक थी हमारे, हम किराएदार थे। तो उन्हीं का मैं पढ़ने जाता था। वो नीचे आ गई, तो मम्मी ने ऐसे ही बोला, मतलब बहुत चालाक है यार मेरी मम्मी। मम्मी बोलती है कि टी शर्ट अच्छी लग रही है ना, इसके ऊपर मैं लाई हूं। तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया मुझे देख के, उन्होंने कहा हाँ टी शर्ट तो अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है इसकी। बस ये बोलना था, मम्मी को हो गया शक। बट बहरहाल हटाओ। तो एक दिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, उसके अगले दिन उनको शक हो गया, मतलब मेरी जो टीचर थी उनको। अब हुआ क्या कि एक दिन मैं ऐसे ही, मतलब एक और लड़का आता था पढ़ने, उसको तो पता ही नहीं चलता था, मतलब वो मेरे से 2-3 साल छोड़, वो 5th क्लास में था, मैं 8th क्लास में था। तो उसको तो पता ही नहीं चलता था कि मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूं उनके सामने। तो मैं रोज एक्साइटेड रहूं कि अब 4 बजने वाला है, अब मैं जाऊंगा। 4 बजा, मैं गया और मैं बैठा जाके वहां पे उनके रूम में। ऊपर पंखा रहता था और सामने एसी रहती थी, मैं देखता था उनका घर। तो वो मेरे राइट साइड बैठती थी, और लड़का जो था वो आता था 5th क्लास का, वो लेफ्ट साइड बैठता था, मैं बीच में बैठता। तो उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया दोबारा, मतलब नीचे की। अब मैंने दोबारा टकरा दिया। जैसे ही वो टकराया, मैंने दोबारा अपना हाथ टकरा दिया। अब उनको 100% यकीन था कि इसके दिमाग में। उनका हाथ बड़ा अच्छा, मुझे आज भी उनका हाथ याद है, बहुत अच्छा हाथ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग हैंड्स आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। इतना छोटा छोटा प्यारा प्यारा हाथ था उनका, और अंगूठी पहनती थी गोल्डन कुछ, और एकदम गोरा गोरा। शी वॉज पंजाबी एक्चुअली, सो उनका गोरा गोरा हाथ था, आज भी मुझे याद है, बड़ा खतरनाक। वैसे तो वो काफी, मतलब मेरे हाइट की थी, मतलब मैं अभी उस समय 5'9" था, अब तो मैं 5'11" हूं। उस वक्त वो 5'5" के आसपास होंगी, 5'4", 5'5". वैसे तो वो उस उम्र, लेकिन उनका जो हाथ था बड़ा खतरनाक हाथ था, मजा आ गया देख के। वो हाथ आज तक याद है, सोचिए, मतलब 15 साल हो गए इस बात को। उनका तो अभी 15 साल का या 10 साल का, 9 साल का बच्चा भी है शायद, व्हाटएवर, जो भी, हटाओ। मैं नीचे आया, अगले दिन गया तो उन्होंने बोला गाना सुनाओ। तो भाई मैं तो सिंगर था, मेरी मम्मी ने बता रखा था कि गाना वाना भी गाता है, इसको बड़ा शौक है गाना वाना गाने का। अब मुझे शुरू से ही था कि भाई म्यूजिक लाइन में घुसना है, इसी में कुछ करना है, जो करना मजा आता, तो एक गाना सुनो। तो मैंने गाना सुनाया। कुछ गाना मैंने ऐसे गाया था, और गाना भी ऐसा सुनाया जो कंडीशन से बिल्कुल विपरीत गाना सुनाया। मेरे उम्र के नौजवानों, वो ना कहेंगे तो खुद खुशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, इस तरीके कुछ गाना सुनाया था। मतलब थोड़ा और रोमांटिक हो सकता था। वो ना कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो, तो गाओ ओ, तो ये वाला गाना मैं तो समझ में आ गया ये अट्रैक्टिव, भाई एलिमेंट तो अट्रैक्टिव था ही। सुर, भले ही मेरी आवाज अभी ग्रो हुई हो, लेकिन उस वक्त भी सुर में थी। तो एक दिन की बात है, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट पूछ लिया, कहती तुम ये क्या घूरते रहते हो मेरे को, और एक टक क्या देखते रहते हो।
ये क्या मतलब, आए बैठे पेन चला रहे हो, उसके बाद फिर मेरे को देख रहे हो, मैं उधर देख रही हूँ, तुम भी तब मेरे को देख रहे हो, मैं जा रही हूँ तो तुम देख रहे हो पीछे से, मुझे पता नहीं चलता है क्या? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मैंने कहा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। नहीं कुछ तो है, क्या है बताओ। मैंने कहा मैम मैंने बता दिया तो आप मेरे को मारोगे। नहीं बताओ क्या। मैंने कहा मैम आपसे मतलब आई थिंक आई लाइक यू और समथिंग। भाई तो एंड शी वाज स्टैंडिंग एट दैट टाइम, शी सैट, बैठ गई। कहती हैं कि यार तुम ऐसा करते हो? हाँ तुम ऐसा है। तो पहले तो मतलब मैंने कहा आप बता दीजिए, अगर आपको सेम फीलिंग्स हैं तो, कुछ नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, बता दीजिए। तो कहती हैं कि ठीक है मतलब अच्छी बात है ये तो कहती है तुम पढ़ाई करो, चली गई बोल के। अगले दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने बताया नहीं? कहती मतलब अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को बोला, उन्होंने कहा कि मुझे भी लगता है कि आई लाइक यू, लिटरली, एंड शी वॉज 20 ईयर ओल्ड। अब लंबाई मेरी थी 5'9", 5'8", 15 साल की उम्र में आप सोचिए 5'8" की उम्र, 5'8" पहुंच गया मैं, 5'7", 5'8" जो भी था। तो मैंने कहा कि अच्छा आप भी लाइक करते हो? हाँ मैं भी, मुझे भी लगता है कि। तो मैं भाई मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं, मैंने कहा मिल गया जो मिलना था लाइफ में, जो कुछ भी मिलना था मिल गया, जिंदगी सफल हो गई यार, मजा आ गया। मतलब जो मैं नीचे आया, बाथरूम में नहा रहा हूँ, उनकी याद आ रही है, और उसके बाद सो रहा हूँ तो उसकी याद आ रही है, 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ये कुछ लेवल है। 11 बजे मैं सो जाता हूँ, आज साला 3-3 बजे तक मैं सो रहा हूँ, बस इमेजिन कर रहा हूँ कि ये लड़की यार ये वो। फिर मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मम्मी के मोबाइल से मैं बात करता था। उस वक्त हमारे पास पैसे पड़ते थे बात करने के, तो हमने एक डॉट फ़ोन लगा रखा था, तो उस डॉट फ़ोन से मैं उनको रोज़ कॉल करता था, बात हमारी होती थी। धीरे धीरे चक्कर वक्कर चला। एक दिन मैं गया, मैंने कहा आज तो किस करेंगे, बहुत हो गया। तो पहले मैंने क्या किया, हर लड़के का क्या होता है, पहले हाथ वाथ टच हो गया, फिर कंधा वंधा टच हो गया हल्का हल्का, फिर अगले दिन गए कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिला हुआ है, बैठे हुए हैं। मतलब एक कंफर्ट हो गया कि हाथ से कंफर्ट हो गया है, फिर कंधे से कंफर्ट हो गया है। फिर अगले दिन गए, मैंने आज मतलब हक करना है, तो फिर हक कर लिया। तो अब वहाँ पे भी एक कंफर्ट आ गया कि हाँ मतलब कुछ बोलेगी नहीं, मारे वारेगी नहीं, ठीक है। तो हमने कहा अब प्रमोशन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब आज तो भाई गाल पे, मतलब एकदम से आप लिप्स पे नहीं जा सकते ना, धीरे धीरे आपको प्रमोशन करना होगा। तो मैं एक दिन गया, उनके गाल पे किस कर लिया, एंड शी रिप्लाइड बैक, उन्होंने वापस किस किया। मैंने कहा हो गया बस, कोई इशू नहीं। तो 2-3-4 दिन ऐसे चला, गाल पे किस किया। 5वें दिन मैंने कहा कि यार अब तो होना चाहिए। तो मैंने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई, मैं पहले ही सोच के गया था मैं किस तरीके से करूंगा। मैं गया ऊपर, मैंने हक किया, और हक करते करते उनको पीछे, गले के पीछे किस कर लिया, और उसके बाद लेफ्ट साइड गला जो है वहां पे किस किया, और आगे गला लेके, मतलब गले पे था। मतलब मैं एक दिखाना चाहता था भाई देखो मैं गले से प्यार करता हूँ, मैं ऊपर वाला नीचे वाला एरिया कोई ऐसा कोई सीन नहीं है हमारा। तो फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते अब वो उनकी सांसें बढ़ने लगी, तो फिर मैंने उनके मतलब फाइनली आई गॉट द प्रमोशन। सो मैंने किस किया, पहला किस का एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक। पहली बार ऐसा लगा कि ये क्या मैंने मुंह में डाल लिया अपने, मतलब इट वॉज लाइक सॉफ्ट एंड एवरीथिंग, द फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर इट, बट देयर वॉज दिस कंट्रोवर्सी हैपनिंग इनसाइड इट। वो कंट्रोवर्सी मैंने आज तक, और दूसरी लड़की जिनके साथ भी मतलब जो ठीठा लड़के उन्होंने किस किया है, मतलब ऐसा कोई किस उनके मुंह से बदबू आ रही थी, मतलब हल्का सा बदबू आता है, फिर खतरनाक बदबू आ रही थी। तो मतलब ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट लेवल पे आ रही, तो मैंने फिर भी मैं प्यार करता था, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, करो यार, क्या नाक बंद करके किस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं।
तो रोज आए, रोज किस करे। अब उनकी सांसें, शी वॉज वेरी हॉट, उनकी सांसें बढ़ जाए, खतरनाक सांसें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे किस किया। तो एक दिन उनके कान के अंदर मैंने देखा तो वहां पे जाला लगा हुआ था। मतलब लड़की देखने बच्ची थी। मैंने कान के जाले तो आप साफ कर सकते हो ना, एटलीस्ट आप कान के जाले साफ कर लीजिए आप, थोड़ा सा कोई इशू नहीं। चलिए, कान के जाले लगे हुए तो अंदर कान के मैंने जीभ डाल दिया। ऐसे ही प्यार प्यार में, मतलब कि चलो ठीक है ये भी मेरा है। तो इट वॉज वेरी फैंटेस्टिक टेस्ट विच यू कैन रिमेंबर। आई नो आपके अभी जबान पे होगा वो टेस्ट, ठीक है। तो बड़ा विचित्र टेस्ट होता है वो। तो ये पहला था, मतलब फिर एक दिन मैं मतलब और आगे करने जा रहा था, सब कुछ करने जा रहा था, लेकिन ये था कि भाई अब ऑब्वियसली पता तो था नहीं, बट एनीवे तो उनकी मदर आ गई, फिर ये हमारा होता गया। फिर 2-3 महीने बाद हमारा चला, 3-4 महीने यही सब। फाइनली वो चली गई एक दूसरे स्टेट में अपनी पढ़ाई करने, और PGDM की कोई पढ़ाई थी उन्होंने करनी थी। आज भी मुझे याद है, मतलब उसके बाद भी लड़कियां आई हैं, लेकिन उनका कहाँ पढ़ाई करने गई थी, क्या था, वो सब कुछ याद है मुझे। और वहाँ से जब वो वापस चली गई, मतलब अपने घर को छोड़ के पढ़ाई करने परस्यू का, उन्होंने अपने दोस्तों से बात करी होगी कि ये पार्थ के साथ ऐसा हो रहा है, क्या करें, तो उसकी दोस्तों ने बोला होगा कि यार इसको छोड़ो, क्या शादी वादी तो होगी नहीं क्या, मतलब छोटा है अभी तो, 15 साल का है, तुम 20 साल की हो, पागल हो गई हो क्या। अच्छा, इधर मेरी मम्मी और मजे लें, वो जब भी आए अपना काम से गए, अच्छा आप नेक्स्ट का टारगेट है 25 साल की पटाओगे। मैंने कहा पड़ जाए तो पटा ही लेंगे, क्या दिक्कत है। बट एनीवे उस वक्त तो मैं आपको सिचुएशन बताना चाहता हूँ, ये पूरी की पूरी कहानी बता के हो रहा हूँ। जब वो चली गई मेरी हालत बद से बदतर हो गई। पहली बार डिटैचमेंट क्या होता है और अटैचमेंट की इंटेंसिटी क्या होती है मुझे फील हुई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब लाइफ में बात हो गई, ये तो कभी फील ही नहीं किया था। तो ऐसा घनघोर दुख, खतरनाक। ऑल्दो उसने उतने लेवल पे रिप्लाई बैक नहीं किया था, तो मैं उतना ज्यादा घनिष्ठ नहीं था, कह सकते हैं मॉडरेट लेवल पे दुख था, लेकिन मुझे रिकवर होने में 6-7 महीने लग गए। मुझे आज भी याद है, मैं PCO से जाके उसको कॉल करता था और वो मेरा कॉल नहीं उठाती थी, क्योंकि मेरे पास जो वही नहीं था, मोबाइल भी नहीं था उस वक्त। मोबाइल होना बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त। छोटे मोबाइल आते थे, टच नंबर पैड वाले, नोकिया वाले, फिर मोटो GP और ये सब, उससे पहले फ़ोन आने लगे थे। तो उस वक्त मेरे पास था ही नहीं, मतलब उसके 2 साल बाद मेरे मदर ने मेरे को दिलाया। तो मैं PCO से कॉल करता, वो कॉल उठा, कहती तुम मेरे को कॉल मत किया करो, पागल हो गए हो क्या, ये वो। मतलब पता चला कि वो मेरे को यूज़ क्या, मतलब ठीक है उसके अंदर भी जवानी थी, तो वो भी एक्सप्लोर करना था। बट एनीवे शी वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बट उसके बाद जब जिंदगी बर्बाद हुई उसके जाने से, तो वो बहुत गंदा दुख था। मतलब मुझे आज भी याद है, मैं रात भर रोता रहता था, 3-3 बजे तक। तकिया गीली हो गई है पूरी की पूरी तकिया गीली हो जाती थी, खतरनाक रो रहा हूँ। मैं अपना एक सर्वेंट हमारे यहाँ आते थे, उनको बोलता था मोबाइल ले आओ प्लीज़, मोबाइल ले आओ यार, बात करने, अपना मोबाइल दे दो, ये वो। तो यही सब होता रहता था। बट बहरहाल 6-7 महीने में शी वेंट ऑफ। एंड फिर जब तक वो मतलब एक बार वो वापस भी आई अपना वो छुट्टियों में, तो बात नहीं कर रही थी मेरे से। तो मैंने कहा मैं भी क्या बात करूँ। तो वापस वो तन्हाई, वो अकेलापन आ गया। अच्छा, माइंड को ये लग रहा था कि माइंड को गलतफहमी, मैंने आपसे पहले भी पॉडकास्ट में बोल रखा है, जो लोग नहीं सुनते सुन लीजिए। माइंड को हमेशा गलतफहमियां होती हैं
कि ये मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, वो मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा तो लाइफ सेट है, वो मिल जाएगा तो लाइफ, ये जो कुछ भी मिल जाएगा ना, इससे कुछ नहीं होता है। और ये कोई बता भी नहीं सकता, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मेरी बातें सुन के आप कोई अचीव करना नहीं रोक दोगे, वो आपको खुद ही समझ में आएगा। वापस जब मैं वो चली गई तो मेरे अंदर तनाइयाँ आ गई और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई। घर में कोई रहता नहीं था, दोस्त मेरे थे नहीं, जो भी थे वो सुनते तो थे। इमोशनल बात मत करो, उनकी फट जाती थी। इमोशनल तो बात ही मत करो, मतलब समझने वाला, इमोशनली समझने वाला, तो वही फिर कौन समझेगा? इमोशनली समझने वाला कोई है तो है नहीं, तो कौन समझेगा? लंबे बाल वाली भाई, छोटे बाल वाले तो समझते नहीं है, तो लंबे बाल वाली समझेगी। और हर किसी को एक लड़की चाहिए, उनको लगता है कि अगर ये मिल जाए ना जिंदगी में तो जिंदगी सेट है, मजा आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। वो मुझे बाद में पता चली जब मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई, जो कि बहुत बाद में हुआ था। तो 17, 18, 19 साल की उम्र में बहुत ज्यादा अकेलापन तनाई। कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं मुंबई भी गया था प्लेबैक सिंगिंग के लिए। तो वहाँ पे मैं फ्लैट में अकेले रहता था। सब लोग दोस्त आते वाते थे, अपना मस्ती करते थे, सबकी गर्लफ्रेंड भी होती थी। फिर मैं अपना अकेले बैठा रहता था और मतलब एक अंदर से एक इतनी तन्हाई, मतलब सड़क पे चल रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ, तन्हाई, नीचे जनरल स्टोर में अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्डिंग से नीचे उतरो, फिर कहीं अंधेरी चले जाओ, बोरीवली चले जाओ साला, सुबह उठो और फिर वहाँ मीरा रोड जाओ, वहाँ पे शूटिंग देखो। तो मेरे कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जिनके थ्रू ये सब हो रहा था, बट मैं उसमें नहीं जाऊँगा अभी हमारा जो पर्सनल अंदर चल रहा था उसमें देखेंगे। तो वही लोकल ट्रेन पकड़ के मैं जाता था मुंबई की, उसमें भी साला हेडफोन लगाए हुए, अंदर से बेचैनी, अंदर से अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन। और इसकी इंटेंसिटी नॉर्मल लड़कों से ज्यादा थी। ये मुझे बाद में पता चला, मुझे लगा बाद में सबको, क्योंकि फिर बाद में जब मैंने इसका लॉजिक देखा तो लॉजिक ये था कि सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं जो माँ होती है ना, वो थोड़ा बहुत डाल देती है प्रेम, या कह सकते हैं इमोशनल फीड। तो बच्चा उतना नहीं तड़पता, पर कुछ अच्छे बच्चे से कुछ बच्चे अनाथ हो गए, वो तड़प रहे हैं। मैंने कई अनाथ बच्चों को देखा। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, गुलजोड़ा नाम था वो, शी वॉज फ्रॉम तजाकिस्तान। उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, मतलब शी वॉज गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स, दैट वॉज द कंडीशन ऑफ हर, एंड शी वॉज लाइक टोटली इमोशनली शैटर्ड एंड लाइक उसको देख के लगता था कि इसको भी कोई थोड़ा सा बोल देना, ये यहीं पे बेहोश हो जाएगी। इतना ज्यादा वो दबी दबी सी रहती थी और डरी डरी सी रहती थी, और कोई कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं कोई, और कोई डरा, मतलब बोल दे तो डर जाना, कोलैप्स हो जाना, ये सब उसका नॉर्मल था। वही सेम चीज मेरे साथ थी, लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ऑलमोस्ट मैं डिप्रेशन में आता जाता रहता था। मतलब मेरे अंदर ये थी कि चलो ठीक है, कुछ है नहीं, मतलब कुछ तो दिमाग खराब हो गया यार, मतलब ठीक है लेकिन बाहर आओ, है ना। तो मैंने, जब मैं 21 साल की उम्र में मैं मणिपाल चला गया मैं कॉलेज करने के लिए, क्योंकि मुंबई में प्लेबैक सिंगिंग में कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं वापस आया, घर वालों ने बोला तुम भाई पढ़ाई करो जाके, तो पढ़ाई करने चला गया। मैंने कहा होना तो कुछ है नहीं तो यही कर लो। मैं बहुत सीरियस था पढ़ाई को लेकर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब कुछ हम पढ़ते थे, खतरनाक। मुझे आज भी मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन याद है, ब्लड सप्लाई याद है, आर्टरीज याद है, नर्व्स याद है, सब याद है मेरे को। खतरनाक एनाटॉमी सब्जेक्ट ऐसा था ना, मैं पागल था उसके लिए। बट एनीवे, वो दैट इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। बट वहाँ पे भी जाके अंदर से मेरा फ्रेंड था। 2014 में हम लोग हॉस्टल में दारू वारू पीते थे। एक इंसिडेंट याद है, हम लोग पब जाते थे दारू पीने के लिए। डीटी करके एक पब था वहाँ पे मणिपाल में, ओल्ड डीटी, वहाँ हम जाते थे। और मैं जैसे ही घुसता था पब में, ओ माय गॉड, इतनी मतलब जो अकेला बनता, दैट वाज मल्टीप्लाइड बाई 3 times। बिकॉज क्योंकि जैसे ही आप पब में घुसोगे ना आपको कोई दिखता है, और ढिच्ची चलता रहता है, हल्की हल्की लाइटें फ्लैश होती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखता रहता है, और सब नाचते रहते हैं और सब मजे कर रहे हैं। अकेले मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा ये मैं चाहता था, दारू वारू पीता था, थोड़ा वो अच्छा रिलैक्स फील होता था, दोस्तों के साथ डांस वांस करता था,
एक मेरा दोस्त था, उसके साथ डांस करता था, फिर थोड़ा लड़कियां वड़कियां ताड़ते थे हम लोग, चले आते थे वापस, फिर जाते थे, फिर साला वही वही दारू पियो, थोड़ा बहुत नाचो लड़कों के साथ, फिर वापस आ जाओ। औकात तो थी नहीं लड़की पटाने की, क्योंकि डर लगता था। तो ऐसे एक बार हमारा कॉलेज ग्रुप गया था, वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ थी, हम दारू पी रहे थे, वो भी नाच रही थी, हम भी नाच रहे थे। बीच में ही मैंने उसको बोला मेरे साथ नाच ले, ये वो, फिर उसने मना कर दिया। ये सब ये सब होता था। मतलब जैसे मैं क्लब में एंटर होता था और ज़्यादा तन्हाई, फिर मैं टॉयलेट जाता था, वहाँ पर अपना चेहरा देखता था, वहाँ थोड़ा सही लगता था। अब ये होता क्या होता है, इसका लॉजिक ये था कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में अंधकार है, अब आप अंदर घुसे हो, इतना सिगरेट का धुआं, दारू और ये सब अपने में मस्त हैं, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और अंधेरा है पूरा का पूरा, ज़िंदगी बर्बाद है ना। उसमें पीनट बटर मसाला आ रहा है, फिर रॉयल स्टैग खुल रही है, वो पी रहे हैं, दारू है साला। मतलब ठीक था, मतलब अच्छा लगता था, बट मतलब फिर मैंने उसको जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। उसने कह दिया कि भैया मेरे साथ टाइम पास करियो, तू जहाँ बोलेगा मैं करूँगी, मतलब सेक्स नहीं, तू मतलब बीच पे ले जाएगा तो बीच ले जाऊँगी, तू रेस्टोरेंट बोलेगा तो हम लोग मस्ती करते हैं, ये ज़्यादा सीरियस मत हो। मैंने कहा यार मैं सीरियस, ठीक है मैं नहीं होऊंगा। और फिर जैसे उसके साथ टाइम बीतता गया, मैंने उससे बोल दिया, मैंने कहा यार तेरे से प्यार हो गया। कह रही है ये क्या बात होती है, तुमने बोला। फिर मैं वापस आया, ट्रेन से वापस आ रहा था, पूरी ट्रेन, मैं कानपुर आ रहा था वापस, पूरी ट्रेन में मैं रोया हूँ, पूरी ट्रेन में। उसका कॉल आया, मैंने कहा यार बहुत दर्द हो रहा है यार हमारे पास सब फिल्मी डायलॉग होते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज मान जाओ, अपना लो मेरे को। कहती क्या है मेरे से, कहती मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तो MBBS से शादी करूंगी, तुमसे शादी करूंगी, तुम हो। मैंने कहा अभी तो मैं कुछ बना ही नहीं हूं, अभी तो मैंने मेडिकल, अब मैं पढ़ रहा हूं। कहती है नहीं मुझे MBBS से शादी करनी है। तो हमारा जो कोर्स था वो फिजियोथेरेपी का कोर्स था। फिजियोथेरेपी को MBBS थोड़ा नीचे माना जाता है, ऑल्दो MBBS वालों की फट जाएगी अगर फिजियोथेरेपिस्ट वाले नहीं होते हैं। ये बात याद रखिए, MBBS वाले नहीं कर सकते जो फिजियो, मतलब हर एक का अपना एक जगह है, तो हर चीज़ की बराबरी है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज सर्जन्स को, इन सबको ज़्यादा मानता है। जैसे कबीर सिंह में आपने देखा, ऑल्दो जो कबीर सिंह का डायरेक्टर है उसकी खुद की कहानी है, लेकिन वो भी फिजियोथेरेपिस्ट था। तो ऐसे ही मैं भी था, लेकिन उसने कहा कि मैं MBBS से खुद वो कार्डियोवैस्कुलर कर रही थी, और कार्डियोलॉजिस्ट या कह सकते हैं, उसमें मशीन चलाना होता है, लगाना होता है, और वो सब खुद नहीं थी MBBS, वो खुद उसको MBBS चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसे बोल दिया उसने मेरे को ये लड़कियां करती हैं। अब अभी मेरा एक बैंड का मेंबर है, तो वो बैंड का मेंबर जो है वो मेरे से कह रहा भैया लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे बोल रही है कि तुम्हारे जैसे 10 लोगों को मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ सकती हूँ। अरे तो पकड़ा क्यों था? तो मैंने कहा देख, अपने बैंड वाले को बोला मैंने, जो हमारा कीबोर्डिस्ट है बैंड का, मैंने कहा देख भाई अभी तू 20-22 साल का है, ठीक है, ये सब होता है, लड़कियों को मैच्योरिटी नहीं होती, तुम्हें भी नहीं है। अब वो बोलती हैं लड़कियां ऐसे, वो तुमको नहीं मिलेगी, बहुत रेयर चांस होता है कि तुम्हें मिल जाए कोई अच्छी लड़की, क्योंकि 19-20 साल की उम्र में कौन सोचता है शादी वादी के लिए, स्पेशली लड़कियां तो बिल्कुल नहीं सोचती। बहुत हार्डली कोई एक लड़की होगी जो सोचेगी कि हाँ चलो इससे शादी करनी है। अरे ठीक है, वो 1-2 साल सोच के चल रही होती है कि इसके साथ अभी इंजॉय करेंगे, कॉलेज है, घूमते हैं फिरते हैं, फिर अपने मम्मी पापा की पसंद से शादी कर लेंगे, या कास्ट नहीं मिल रही है, ये हुआ वो, तो ये सब था। तो ऐसा होता गया धीरे धीरे। फिर ऑलमोस्ट 22-23 साल की उम्र में एक दिन मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था। मेरा मतलब इतना तगड़ा तन्हाई हो रखी थी कि 2-3 ब्रेकअप हो चुके थे। अभी तो मैंने सारे ब्रेकअप को बताए नहीं, 1-2 बताए, 2-3 हो चुके थे, उसमें भी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कोई हैंडसमनेस नहीं है, हाइट नहीं है, कुछ भी, वो सब कुछ है, गाना वाना भी गा रहे हैं, अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी रिजेक्शन मिलता है। तो लुक्स का और एलिमेंट्स का, आपके एसेसरीज का, आपके फीचर्स का कोई इससे कनेक्शन नहीं है कि आपको ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा। ज्यादा गुड लुकिंग लोगों का ज्यादा ब्रेकअप होता है, ये भी बात याद रखिए।
कोई एक आदमी जब ज्यादा सुंदर होता है तो उसको अप्रोचेस ज्यादा मिलती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो कोई ना कोई एक अलग हो जाता है, चांसेस है। और जो मीडियम दिखने वाले हैं, बदसूरत कपल है, उनका ऐसे ही वो चलता रहेगा जीवन, क्योंकि उनको पता कहीं जाने वाला है नहीं। लड़का भी कहीं नहीं जाएगा, उसको कोई पूछ, लड़की भी कहीं नहीं, उसको ये तो यही दोनों बने हुए हैं, मरेंगे एक दूसरे के साथ। लड़की के दांत बाहर है, लड़का टकला है। अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप टकले हो तो आप विग लगा सकते हो, अगर आपका दांत ज़्यादा है तो आज सब बाहर अंदर हो सकता है, बट इतना कोई टेंशन नहीं है। दांत है ना, कई लोगों को तो दांत ही नहीं है, एटलीस्ट दांत तो हैं। तो 22-23 साल की उम्र में सडनली मुझे एक अल्टीमेट सोल्यूशन मिला, और जैसे ही वो सोल्यूशन मेरे सामने आया, मैंने कहा भैया अब इसको करना ही करना है, क्योंकि वो सोल्यूशन से रिलेटेड जो बातें हो रही थी कि जिसने इस सोल्यूशन को पाया है, जो भी इस निष्कर्ष तक पहुंचा है, वो आदमी आजाद हो गया है। और मुझे आजादी चाहिए थी। आजादी किससे? बाहर की दुनिया की नहीं। बाहर की दुनिया से आजादी तो हमें 47 में मिल गई थी। अंदर की दुनिया से हम लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं, हम आज भी गुलामी में हैं। पहले अंग्रेजों की थी, अब हम अपने मन के गुलाम हैं। हम कोई आजाद नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा मुझे आजादी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन जब मेरे को मिला, अल्टीमेट सोल्यूशन, तो मैंने कहा कि उस सोल्यूशन को करने से पहले कुछ शर्तें थी कि आपको सब कुछ छोड़ के इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो आप रेडी हो? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप रेडी हो? आपको वन पॉइंटेड फोकस चाहिए, रेडी हो? मैं तो रेडी था ही, मुझे होना नहीं था। जब आदमी को 50 सुइयां चुभ रही हैं तो उसको क्या रेडी होना है उन सुइयों का सर्वनाश करने के लिए? या फिर वो कहेगा हाँ अभी सुई चुभ रही है, रुक जाओ कल बताएंगे। 50 इंजेक्शन लगे हुए हैं आपके, हजारों लाखों तीर मार दिए हैं आपके पिछवाड़े पे। अब वो पिछवाड़ा जो है, आप पूरा का पूरा जो पीछे का शरीर है, सर से लेकर पैर तक, अब क्या करोगे आप? वो तीर जो है वो निकालोगे या कहोगे हम कल आएंगे? ऐसा नहीं। तो यहां से एक चीज बड़ी अच्छी सामने आती है कि परिवर्तन घनघोर दुख में आता है, छोटा मोटा दुख नहीं, घनघोर दुख में परिवर्तन बड़ी तेजी से आता है। जैसे कोरोना, तो अभी तक क्या था कि कोई मास्क नहीं लगाता था, लेकिन अब मर जाओगे, हाँ लाओ लो लो भैया भैया मास्क मिल नहीं रहा, मास्क दे दो, हमारे घर में सब मर जाएंगे। अभी तक था कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, मास्क लगाओ कैंसर हो जाएगा, क्या था वो एम्फाइसेमा हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो हजारों बीमारियां होती हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लगाएंगे, हट तेरी। होता कौन है? गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी, हम नहीं लगाएंगे मास्क। मरने वाले हो? हाँ लो भैया, कितने का? अच्छा 500 का? नहीं नहीं नहीं, ब्लैक में मिलेगा 5000 का। हेलो भैया 5000 लो, मास्क दो मास्क दो। सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर। तो घनघोर दुख में बदलाव आता है। फिर क्या था? हमको एक मेडिसिन बनाने में, एक और किस्सा है कोरोना के ही टाइम का, हमको एक मेडिसिन बनाने में 10 साल लगता है। 2 साल में मेडिसिन आ गई, कोरोना की वैक्सीन 2 साल में आ गई। उधर सदगुरु बोल रहे थे वीडियो में अभी तो 4 साल लगेगा, घंटा कोई 4 साल नहीं लगा, 2 साल में मेडिसिन तैयार, बच गए लोग, जिंदा है लोग। तो घनघोर दुख में परिवर्तन जल्दी आता है। अगर आप देखोगे कोई भी एंटरप्रेन्योर है,
अगर आप देखोगे या तो बहुत भयंकर दुख होगा उसके पीछे, और नहीं तो बहुत भयानक डिजायर होगा। जैसे बिल गेट्स एक बिजनेस क्लास फैमिली से आते थे। उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई करी और उनका जो जज्बा था विंडोज को लेके बड़ा अच्छा था। कंप्यूटर्स को लेके उनके अंदर एक जज्बा था, पैशन था। लेकिन स्टीव जॉब्स अनाथ थे, उनको अडॉप्ट किया गया था। शुरू से उन्होंने अपने पापा को काम करते हुए देखा था। दिक्कतें थी, घर में परेशानियां थी, और मार्केटिंग में उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आने लगा। अब मार्केटिंग पे फोकस रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में दुख है घनघोर, या फिर घनघोर इच्छा है जिसको हम वासना बोलते हैं। तो मेरे पास घनघोर दुख था, इतना दुख जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे तैसे मेरे को मना किया कि स्पिरिचुअलिटी में तब जाना है, कई लोग बोलते थे। और जिस गुरु को मैं फॉलो करता था वो बोलते थे कि स्पिरिचुअलिटी में तब जाना है जब आप रेडी हो। मैंने कहा बुलशिट। वो कह रहे थे आप फाइनेंशियली सही हो जाओ पहले। मैंने कहा बुलशिट। फाइनेंशियली गया तेल लेने, बहुत हो गया। 22 साल हो गई मेरी जिंदगी, 22-23 साल की मेरी जिंदगी हो गई है। मेरी जिंदगी मेरी दूभर हो गई है, जीवन मेरा मौत पे आ गया है। तुम क्या बात कर रहे हो? तो मैंने अपना पढ़ाई साइड की, मतलब छोड़ा नहीं, करता रहता था। सुबह 8 बजे आता था मैं सुबह 8 बजे आता था क्लिनिक, शाम को 5 बजे आता था। जैसे ही मैं क्लिनिक से आता था, पेशेंट्स वगैरह प्रैक्टिस करके, हम लोग बैठते थे, मतलब हॉस्टल में मैं बैठता था, अकेले मेरा रूम था। तुरंत मैं मेडिटेशन करने बैठ जाता था विदिन 15 मिनट्स। ये नहीं कि थकान हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, कुछ नहीं। इससे पहले मैंने क्या क्या सोल्यूशन आजमा रखे हैं आप सोचिए। लोगों ने बोला अब हनुमान चालीसा पढ़िए, अब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। तो मेरे को शुरू में तो बड़ी शांति मिली, लेकिन जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ता, उसके 20-30 मिनट बाद वापस मेरा मन खराब हो जाता। तो प्रॉब्लम हनुमान चालीसा में नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि हनुमान चालीसा आपको थोड़ी देर तक एक बिलीफ आपका है तो उसमें आप थोड़ा शांत फील करते हो, लेकिन वो गारंटी नहीं लेती है कि आपको 24 घंटे खुशी रखें। क्योंकि अगर आरतियां पढ़ने से, चालीसाएं पढ़ने से लोगों को शांतियां होती, तो आज हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म सबसे ज्यादा शांत होता। लेकिन शांति का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। 100-150 साल पहले ज्यादा शांति थी, और उस वक्त भी लोग धार्मिक थे। आज तो इतने धार्मिक हैं, लेकिन शांति का कोई नामो निशान नहीं है। अब वो भगवान को छोड़ते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको थोड़ा बहुत तो शांति मिल ही रही है ना। वो टेम्परेरी मिल रही है, ठीक है। भगवान ने भी कह दिया चलो ठीक है, आओ मेरे पास, मेरी दरगाह पे नमाज पढ़ो, मैं तुम्हें शांत करूंगा। लेकिन अगर तुम ये चाहो कि तुम 24 घंटे शांत रहो, वो तो तुम्हारे कर्म है ना। और कैसे कोई शांत रह सकता है? आप शांति से जा रहे हो बाइक चला के, सामने से आदमी कहता है हट तेरी मां, ये कोई शांत हो पाओगे आप? आपने सुबह मंदिर गया, आप शाम को आए, आपके बॉस ने कहा आपको कंपनी से निकाल लें, आप शांत रह पाओ? आप सुबह चर्च गए, चर्च से जैसे ही वापस आए, आपने देखा आपकी बीवी किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर रही है। अब बताओ शांत रहो?
आपके वॉलेट में 5,000 रुपये पड़े हुए थे, वॉलेट गिर गया, शांत रहो। गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस है, एसी खराब हो गया, शांत रहो। मुंह में साबुन लगा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, शांत रहो। तो पानी नहीं आ रहा, शांत नहीं रह पा रहे हो, एसी नहीं है, शांत नहीं रह पा, क्या बात कर रहे हो यार, कौन सी बातें कर रहे हो? ये तो आपके सामने है, इसमें मैंने गलत थोड़ी कुछ बोला है। तो ये तो मुझे समझ में आ चुका था कि भैया ये सब, मतलब हनुमान चालीसा से बहुत रिस्पेक्ट है मेरे को, और बाकी जो धर्म है, मुसलमान धर्म या फिर ईसाई धर्म, उस पर भी मेरे को रिस्पेक्ट है। आई रिस्पेक्ट ऑल दीज धर्म्स, बट दैट वॉज नॉट द सोल्यूशन। आई ट्राइड इट। फिर मेरे घर वालों ने बोला पन्ना पहन लो, तो मैंने पन्ना भी पहना है, 2-3 साल मैंने पन्ना पहना है। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे सिंगिंग चैनल पे, तो मेरे पास पन्ना होता था एक ग्रीन कलर का, वो सब मैंने पहन के देखा, कुछ नहीं होता है, बट अंदर एक आग थी जो बाहर आना चाहती थी, उस आग की वजह से प्रॉब्लम थी। तो घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, लड़कियां साथ नहीं दे रही हैं, भगवानों ने साथ छोड़ दिया। क्या करेगा आदमी, कहां जाएगा? दोस्त नहीं है, ऐसे ऐसे करियर का क्या करोगे, ऐसे पैसे का क्या करोगे, कैसे रहोगे जिंदगी में? तो अल्टीमेट जब सोल्यूशन आया तो मैंने कहा मुझे यही करना है। अब मैंने कहा आप सब कुछ करके देख लिया, अब ये करते हैं। जब मैंने करना चालू, अरे बाप रे बाप, साधना के 2 महीने के भीतर आई वॉज फीलिंग अमेजिंग, लाइक इट वॉज वेरी अमेजिंग मोमेंट फॉर मी। मेरी एनर्जी बढ़ गई थी, मेरे अंदर सब्र बढ़ गया था, मेरा फोकस सही हो गया था, मेरे को सब पे प्यार आ रहा था। धीरे धीरे करते करते मुझे पता चला, मेरे अंदर क्वेश्चंस भी आए, क्योंकि जब ये चीजें हो रही होती तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आता, भैया ओ माय गॉड, ये है क्या, ये कैसे काम कर रहा है, क्या है ये सब, और ये क्या हुआ माई, क्या होता है ये? तो मतलब धीरे धीरे आप इसमें घुसते गए। संगीत चल रहा था साथ में, यूट्यूब चैनल चला दिया था, वो भी चल रहा था, साथ में ये भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। परिवर्तन आता गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मज्ञान प्राप्त होता गया, धीरे धीरे जो डिजायर्स थे वो डिसॉल्व होने लगे, टक ऐसे जैसे पानी उबलता है फिर फट जाता है, टक फिर उबलता है फिर फट जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बबल्स। तो बबल्स बनते फट से फट जाते हैं बड़े होके, वैसे ही डिजायर नीचे से आ रहा था और ऊपर आके बबल्स बड़ा हो रहा था, फिर फट रहा। तो ऐसे करते करते 2020 हो गया। 2020 में मेरे को डिजायर था कि अब मुझे ऐसे डिजायर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया कि अब मुझे ये जो मेरे पुराने डिजायर हैं ये तो करने ही करने हैं, लेकिन नहीं भी करूंगा तो चलेगा, ऐसा ऑप्शन आ गया था। पहले क्या था कि करना ही करना है। तो 2020 में मैंने देखा कि अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या, क्योंकि अब तो मैं बाहर आ गया हूं ऑलमोस्ट। क्योंकि जब जैसे अब ये होता कैसे, इसका मैं ज़्यादा देखिए, मेरे बहुत पॉडकास्ट है जो इसमें डीप में जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूंगा। इसमें बेसिकली आत्मज्ञान का मतलब होता है कि आप अपने आप को पार्टिकल समझ रहे हो। मतलब क्या, एकदम छोटा बच्चा पार्टिकल, छोटू सा, लेकिन एक्चुअली में आप पार्टिकल नहीं हो, एक्चुअली में आप अर्थ हो। मतलब क्या, प्लैनेट अर्थ उतना बड़ा, और आप अपने आप को समझते क्या हो, एक छोटा सा प्राणी। और जो आपके डिजायर हैं, जो समाज आपके अंदर डालता है, वो एक प्लैनेट की तरह है, इतना बड़ा प्लैनेट, और आप एक एस्ट्रोनॉट हो जो बाहर तैर रहे हो पृथ्वी पे। मतलब आप बहुत छोटे हो और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो डिजायर्स है, वो ज्यादा बड़े हैं,
क्योंकि आपकी सोसाइटी में आपको ऐसा कंडीशन किया जाता है कि अगर तू आईएएस नहीं बन पाया तो तू चूतिया है, अगर तू सिंगर नहीं बन पाया तो तू बेवकूफ है, तो हम तुझे त्याग देंगे, अगर तू पैसे वाला नहीं बन पाया तो हम तेरे को त्याग देंगे, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, हम तेरे को 2 कौड़ी का समझेंगे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो सब उसके ऊपर चूतिए का ठप्पा लगा देते हैं। अब उस चूतिए को, अपने आप को इन सभी चूतियों के सामने, जो एक्चुअली में चूतिए हैं, उनको यह साबित करना है कि मैं चूतिया नहीं हूं। ये थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा तो मैं इसको रिप्लेस करता हूं। मतलब क्या, एक भिखारी पैदा होता है। अब उस भिखारी को आसपास जो करोड़पति हैं उनकी तरह बनना है, अदरवाइज उसको भिखारी का थप्पा लगा के सोसाइटी उसका बहिष्कार कर देगी। अब इस सोसाइटी की वजह से आदमी पैसे कमाने निकलता है। इस सोसाइटी को साबित करने के लिए आदमी बड़ा बनना चाहता है। इस सोसाइटी को साबित करने के लिए आदमी पैसे वाला बनना चाहता है। इस सोसाइटी को साबित करने के लिए आदमी शादी करना चाहता है। इस सोसाइटी को साबित करने के लिए आदमी बच्चा पैदा करना चाहता है। यह सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपको एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड लगता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा है और मैं तो बहुत छोटा हूं। यह सोसाइटी का प्रेशर बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूं। लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज कि व्हाट आर यू, उसके बाद ना आपके घर वालों की आपके ऊपर चलेगी, ना आपके चाचा चाची की चलेगी, ना आपके खुद की बीवी की चलेगी, गर्लफ्रेंड की चलेगी, इस दुनिया में किसी की नहीं चलेगी। आपकी कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कोई आपको कहता है कि आप कुछ नहीं उखाड़ पाए लाइफ में, तो आप चुपचाप हंसोगे। आप कहोगे कि तो आप उखाड़ लो। आप कहोगे कि आपसे किसने ये बोला है कि मुझे कुछ उखाड़ना है। आप अपनी हवस को मेरे ऊपर क्यों बोझिल बना रहे हो? ये आपकी हवस है, ये मेरी हवस नहीं है। आपकी हवस है करोड़पति बनना, मेरी हवस नहीं है। मेरी कुछ और हवस है। आपकी क्या हवस है? आपको लगता है वो हवस क्या है कि इस आदमी को सबसे ऊपर होना चाहिए। वो कहां? मेटेरियलिस्टिकली। तो हम इसको मानेंगे। ये कार में तोंद निकाल के बैठा होगा, इसकी किडनी में 50 पत्थर होंगे, इसके हार्ट में ब्लॉकेजेस होंगे, इसके माइंड में गालियां होंगी, लेकिन मुंह पे फूल होंगे। माइंड में भ्रष्टता होगी, माइंड में कूड़ा कचरा होगा, लेकिन मुंह पे फूल होंगे। तो हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम इसको सलाम ठोकेंगे, हम प्रणाम करेंगे। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो BMW वालों को जो पेट निकाल के बैठे हुए हैं, इसको सोसाइटी प्रणाम करती है। तो आपको क्या लगता है? हमें भी ये करना है तो हमें सोसाइटी कुछ मानने लगेगी। अगर आप आईएएस बन जाओगे, ऑब्वियसली सब सलाम ठोकेंगे आपको। लेकिन कितने लोग बन पाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत बनो, देखो ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं बन पाए तो वो जो डिप्रेशन है उससे लड़ने का क्या उपाय है? आज मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, सब कुछ करना है मुझे लाइफ में। लेकिन मेरे भाई, वो तो आपका 10 साल बाद या 5 साल बाद है ना। बीच बीच में अगर आप डिप्रेसिव हो गए तो कैसे लड़ोगे? अगर बीच में टूट गए, बीच राह पे, बीच यात्रा पे, बीच जो एंटरप्रेन्योर बनने की जो बीच की जर्नी है, आज आप टूट गए तो आपको कैसे उठोगे आप? हर व्यक्ति आएगा स्टेज पे, बोलेगा हम करोड़पति हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप नहीं हो तो आपको छोटा प्राणी लगता है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सत्य नहीं है। ये तो इस दुनिया का सत्य है, इस समाज का सत्य है। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, मित्रों, ये समाज की वास्तविकता है। आपकी वास्तविकता जब आपको पता चलेगी
तो आपको ये सब कुछ 2 कौड़ी का लगेगा। आपको कभी आप टूट ही नहीं सकते हो, आप टूट ही नहीं सकते। आप कैसे टूटोगे? आपके अकाउंट में 2,000 रुपए पड़ा है, आपके बैंक वाले को कॉल आ रहा है कि भाई EMI दो, आप कह दोगे भैया नहीं है। अब क्या होगा? ज्यादा ज्यादा जो होगा वो देखेंगे। फिर क्या आपके अंदर है ये? कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हम बदल सकते हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं बदल सकते। आप IAS बन गए, आपके 1,00,000-2 लाख रुपए की सैलरी हो गई, लेकिन आप BMW खरीदना चाहते हो, आप कैसे बचोगे इससे? आप खरीद ही नहीं सकते BMW। फिर आप कहोगे हम भ्रष्ट हो जाएं, वो एक अलग ऑप्शन है। और IAS IPS कितने लोग बनते हैं? 1300-900 सीटें होती हैं उसमें, कोई और 26-30 लाख पता नहीं कितने लोग होते हैं। बाकी लोगों का क्या होगा? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं मत बनो, अपना ट्राई करते रहो, लेकिन नहीं होगा तो क्या उपाय है? ये समाज तो आपकी वार्ड लगा देगा। ये समाज तो बैठा ही हुआ, अरे कुछ नहीं उखाड़ पाए लाइफ में, देखो शादी भी नहीं हुई, कोई लड़की नहीं पूछ रही है। तो कैसे लड़ोगे इससे? कैसे बाहर आओगे इस खतरनाक जाल से, माया जाल से? ये जो माया का जाल है, माया मतलब क्या? लग रहा है मजा आएगा, लेकिन एक्चुअली नहीं है। माया का मतलब जो YouTube पे बेवकूफ लोग हैं वो कुछ और समझा रहे हैं। माया का मतलब क्या होता है सुन लो। माया मतलब होता है कि मुझे जो लग रहा है उसका वास्तविकता से कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे लग रहा है कार खरीदने से मेरी रिस्पेक्ट होगी, ये माया है। मुझे लग रहा है कि मैं BMW खरीदूंगा, ये माया है। मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, ये माया है। मुझे लग रहा है कि मैं IAS बन जाऊंगा तब मुझे खुशी मिलेगी, ये माया है। माया मतलब क्या? वो जो लग रहा है वो सब कुछ झूठ है। इसी को गलतफहमी बोलते हैं। ये इस बात का ज्ञात जिस व्यक्ति को अपनी शुरू की उम्र में, यानी अर्ली 20s में या अर्ली 10s में भी हो जाता है, उस जिंदगी की लाइफ दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है। आत्मज्ञान का मतलब यह है कि मैं हूं कौन? क्या मैं समाज की एक इमेज हूं? उस समाज की इमेज को बनाने में मैं लगा हुआ हूं। क्या मैं वो हूं? या मैं कुछ ऐसा हूं जिसको अगर आपने जान लिया तो आप इतने बड़े हो जाओगे कि ये सब कुछ 2 कौड़ी का लगेगा। फिर आपके घर वाले आपको कॉल करेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाए, हाँ ठीक है रखो फोन। आपके पास शादी के लिए लड़का रिश्ता नहीं आएगा, हाँ ठीक है मत करो। हो गई तो, अरे तो हो गई तो कौन सुखी है? आप ये कहोगे। और ये सब मैं एक ऐसे सिनेरियो को लेकर चल रहा हूं जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन? देखिए, आप IAS की तैयारी करो, नो प्रॉब्लम। आप बैंक की तैयारी करो, IAS की तैयारी करो, जो करना है एंटरप्रेन्योरशिप करो, जो करना है करो, लेकिन नहीं कर पाए तो क्या ऑप्शन है? फिर पता है ऐसा आदमी क्या करता है? वो देख कूस खिला के आगे बढ़ा है, वो देख घपला कर रहा है, वो देख उसके 2 चक्कर चल रहे हैं, वो देख अपनी बीवी के साथ कुछ नहीं है। उंगली करता आदमी, कहता है मैं नहीं, मेरे पास देखो मकान था, मैंने मकान बनवा दिए, आज से 20 साल पहले मैंने ये किया था, वो किया। ऐसा हो जाता आदमी। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि क्या एक्चुअली में हो आप, तो उसके बाद फिर ये लड़कियां फड़कियां, मां बाप के प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब कुछ होता है, ये मत सोचो चला जाएगा। लेकिन आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। आपके सर चढ़ेगा ही नहीं कुछ। अभी सब सर पे बैठा हुआ है, ये सब जूते के नीचे रहेगा, सब कुछ।